1940 के दशक की एक ऐसी अदाकारा जो बेहद खूबसूरत थी। मौसम आया प्यारा प्यारा रुपयाई चमकीली रे आई है दिवाली ला 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 ला। खूबसूरती ऐसी बला की कि अगर एक बार कोई देख ले तो उनके चेहरे से नजर हटाना मुश्किल हो जाता था। धड़कने लगा दिल मोहब्बत के डर से वो नजर मिल गई जाने किसकी नजर से। वो जब फिल्मों में आई तो उन्होंने रुपहले पर्दे पर तहलका मचा दिया। कभी दिल दिल से टकराता तो होगा। वो इतनी सुंदर थीं कि उन्हें हमेशा पर्दे में ही रखा जाता था ताकि किसी की नीयत उन्हें देखकर खराब ना हो जाए। तू ही ऐ दिल बता किसने देकर सदा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार का होने के कारण उन्हें फिल्मों में आने के लिए घर में भूख हड़ताल तक करनी पड़ी थी। रंग बदलता है ये ज़माना किस्मत को होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि उन्हें भारत से इतना प्यार था कि यहाँ रहने के लिए उन्होंने अपने पति तक को तलाक दे डाला था। कोई नहीं भरोसा धूप छाँव है दुनिया। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने अपने एक करीबी सुपरस्टार दोस्त के पड़ोस में घर खरीदा और बाद में अपने उस दोस्त को ही अपना दामाद बना डाला। किससे है ये पुराने घर तू बुरा न माने किससे है ये पुराने। तो कौन थी वो अदाकारा जिनकी एक झलक पाने को लोग बेकरार रहते थे और क्यों उन्होंने अपना करियर और अपना जीवन भी अपनी बेटी के लिए कुर्बान कर दिया? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। ये गोरा गोरा मुखड़ा ये चांद सी जवानी धरती पे जैसे आई एक आसमां की रानी। 40 के दशक की यह अदाकारा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत खास स्थान रखती थी। जी हाँ, हम जिस हसीना की खूबसूरती का बखान कर रहे हैं उनका नाम था नसीम बानो। दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो की मां और अभिनेता दिलीप कुमार की सास। ऐसी सास जो दिलीप कुमार से सिर्फ 6 साल बड़ी थी। जी हाँ, सिर्फ 6 साल। टूट गया दिल दर्द का मारा है। बॉलीवुड की इस पहली महिला सुपरस्टार नसीम बानो को हमेशा फूलों की तरह रखा गया था। उनके पिता हुस्नपुर के नवाब थे और मां शमशाद बेगम गायिका थीं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह शमशाद बेगम पहला प्यार वाली शमशाद बेगम नहीं बल्कि इंडस्ट्री में छमिया बाई के नाम से शोहरतमंद थी। नसीम बानो का जन्म 4 जुलाई 1916 को हुस्नपुर में हुआ था और उस समय उनका नाम रखा गया था रोशनारा बेगम। कहते हैं वो इतनी खूबसूरत थीं कि उनके माता पिता उन्हें पर्दे में रखते थे और स्कूल भी भेजते थे तो पालकी में। एक बार नसीम अपने स्कूल की छुट्टियों में अपनी माँ के साथ मुंबई में फिल्म सिल्वर किंग की शूटिंग देखने गई और उससे बेहद प्रभावित हुई। उधर स्टूडियो में नसीम की सुंदरता देखकर कई फिल्मकारों के बीच उनकी चर्चा होने लगी। उन्हें कई प्रोड्यूसरों ने फिल्म में काम करने का ऑफर भी थमा दिया, लेकिन उनकी मां ने बच्ची है कहकर इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उधर नसीम बानो ठान चुकी थी कि उन्हें अब अभिनेत्री ही बनना है। मां के विरोध के बावजूद नसीम बानो जिद पर अड़ी रहीं और घर में भूख हड़ताल तक कर दिया। इसके बाद उन्हें इजाज़त मिली तो उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। किसने रखा मेरी जिंदगी में कदम। जब वो मुंबई आई तो उन्होंने प्रोड्यूसर सोहराब मोदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कई फिल्में की। इन फिल्मों में तलाक, मीठा शहर, बसंत और भी कई शामिल हैं। लेकिन फिल्म पुकार में नूरजहां का किरदार निभाकर नसीम मशहूर हो गईं। उनसे कह दो जहांगीरी इंसाफ का भाव गिरने नहीं पाएगा। मलका मौजिमा यकीन दिलाती है कि आलिजा अपने इंसाफ का भाव नहीं गिराएंगे। मालूम करो जहां पना कहाँ तशरीफ फरमा है। फिल्म की पब्लिसिटी के दौरान उनकी सुंदरता पर उन्हें ब्यूटी क्वीन और परी चेहरा का नाम दिया गया, जो सालों तक इनके साथ मौजूद रहा। वो पाले थे तो होंगे दिल पे
बेकाबू। फिल्मी कैरियर में अपने पैर जमाने के बाद नसीम बानो ने अपने बचपन के दोस्त मियां एहसान उल हक से शादी की, जो कि एक वास्तुकार थे। उनके साथ नसीम बानो ने ताजमहल पिक्चर्स के बैनर की शुरुआत की। पति पत्नी की टीम ने ताजमहल पिक्चर्स के बैनर तले 1942 से 1949 के बीच कई फिल्में बनाई, जिनमें उजाला, बेगम, मुलाकात, चांदनी रात और अजीब लड़की जैसी फिल्में शामिल थीं। उनके 2 बच्चे हुए, पहली बेटी शायरा बानो और एक बेटा सुल्तान अहमद। दोनों को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया। जब भारत विभाजन हुआ तो नसीम बानो के पति एहसान उल हक पाकिस्तान चले गए, लेकिन नसीम भारत लौट आई अपने दोनों बच्चों के साथ। नसीम ने अपने बच्चों को भारत में ही रखने का फैसला किया। पति के साथ बनाई ताजमहल पिक्चर्स की आखिरी फिल्म थी मुलाकात, जो 1947 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने दूसरे प्रोडक्शन हाउस के लिए भी एक्टिंग करनी शुरू कर दी। 1948 में महबूब खान की फिल्म अनोखी अदा ने उन्हें खासी लोकप्रियता दिलाई। कोई कैसे फिर अपने दिल को संभाले, बड़े भोले भाले हैं दिल लेने वाले। फिल्म की कहानी लिखी थी जिया सरहदी ने और स्क्रीन प्ले था आगा जानी कश्मीरी का। फिल्म में कुल 1 दर्जन गाने थे, जिनका संगीत दिया था नौशाद ने, और लगभग सभी गाने खासे लोकप्रिय हुए थे। कभी दिल दिल से टकराता तो होगा। उन्होंने मोहम्मद एहसान के साथ मिलकर ताजमहल प्रोडक्शंस को फिर से जीवित किया और 1949 में फिल्म चांदनी रात बनाई। हालांकि इस फिल्म में भी संगीत नौशाद का ही था, लेकिन चांदनी रात कुछ खास नहीं चली तो फिल्म निर्माण की योजना को वहीं रोक दिया। अगले साल सोहराब मोदी की फिल्म शीश महल में उन्होंने जानदार अभिनय किया और दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ पिताजी, लेकिन क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि आप मुझे किसी स्कूल में नौकरी करने की इजाजत दे दें? इस फिल्म का संगीत दिया था लीजेंडरी संगीतकार बसंत देसाई ने। वालों की गलियों में जाना नहीं, जहर खाना। उन्होंने कई यादगार फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन 1957 में बनी सोहराब मोदी की फिल्म नौशेरवान आदिल में एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने अभिनय छोड़ दिया। उनके अभिनय छोड़ने का कारण भी खासा दिलचस्प है। वो नहीं चाहती थी कि फिल्मों में भाग्य आजमाने जा रही उनकी बेटी शायरा बानो की तुलना कोई उनकी माँ यानी नसीम बानो से करे। पर अभिनय छोड़ने के बाद भी वो सक्रिय भूमिका में बनी रहीं, पहले एक निर्माता के तौर पर और उसके बाद अपनी बेटी की ड्रेस डिजाइनर बनकर। जब शायरा ने 1961 में फिल्म जंगली की तो उनकी ड्रेस डिजाइनर नसीम बानो ही थी। काश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर। अब आते हैं उनके और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के रिश्ते पर। कहा जाता है कि दिलीप कुमार और शायरा बानो की शादी के पीछे भी नसीम बानो का ही हाथ था। जब वो दिलीप कुमार से मिली तो अभिनय से दूर हो चुकी थीं और दिलीप एक सुपरस्टार थे। हालांकि दिलीप साहब नसीम के व्यक्तित्व से खासे प्रभावित थे। नसीम की बेटी शायरा बानो भी एक सफल अभिनेत्री के तौर पर अपने पैर जमा चुकी थीं। इसी बीच 1960 में नसीम बानो ने पाली हिल इलाके में दिलीप कुमार के बंगले के पास ही ज़मीन खरीदी। बस यहीं से शुरू हुआ मुलाकातों का सिलसिला। नसीम बानो दिलीप कुमार को काफ़ी पसंद करती थीं। घर पर वो अक्सर शायरा के सामने दिलीप साहब के चर्चे किया करती थीं। शायद यही कारण था कि शायरा भी अपनी माँ के तारीफों के कारण दिलीप कुमार की फ़ैन बन चुकी थीं। जब शायरा पाली हिल वाला प्लॉट देखने गई तब वो दिलीप कुमार की बहनों से भी मिलने गई। दिलीप साहब घर पर ही थे। अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात करते हुए शायरा ने एक इंटरव्यू में बताया था, जब मैं पहली बार उनसे मिली तो वो मुझे देखकर मुस्कुराए थे और उन्होंने कहा था मैं खूबसूरत हूँ। उनकी बात को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, पर तब न तो दिलीप कुमार के दिमाग में दूर दूर तक शायरा को लेकर कोई भावना थी और न शायरा के मन में। एक पड़ोसन पीछे पड़ गई जंगली जिसका नाम, जंगली जिसका नाम। लेकिन दिलीप कुमार नसीम बानो से खासे क्लोज थे, क्योंकि दोनों की उम्र में कोई खास अंतर था नहीं, तो दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो चली थी। इधर शायरा के जीवन में प्रेम पींगे बढ़ा रहा था एक दूसरे उम्रदराज अभिनेता के साथ।
वो थे जुबली कुमार उर्फ राजेंद्र कुमार। उनसे मिले नजर के मेरे होश उड़ गए। एक दौर ऐसा भी था जब सायरा और राजेंद्र कुमार के अफेयर के चर्चे चारों तरफ फैल गए थे। अब आन मिलो सजना, अब आन मिलो सजना। सायरा की राजेंद्र कुमार के साथ डेटिंग की खबरें आने लगी थीं। दरअसल अपनी पहली ही फिल्म जंगली से सायरा सुपरस्टार बन गई थीं। राहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज। उसके बाद की फिल्मों में भी उन्होंने खूब कमाल किया। सायरा एक सुपरस्टार बन तो गई, लेकिन दिलीप कुमार के ऑपोजिट काम करने का मौका उन्हें काफ़ी समय तक नहीं मिला। कहते हैं उसकी वजह यह थी कि दिलीप कुमार को सायरा बच्ची लगती थी। दोनों की उम्र का फासला भी काफ़ी था, लिहाजा फिल्मकार सायरा को राजेंद्र कुमार के साथ कास्ट करते रहे। सच्चा है घर प्यार में सनम होके जहां। इत्तेफाकन दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी लोगों को पसंद भी आने लगी। दोनों की साथ में कई फिल्में हिट होती गईं। गॉसिप करने वालों को मसाला भी मिलने लगा था और यह गॉसिप धीरे धीरे सच में बदलने लगा था। अंधेरा है तो रहने दो मुजस्सिम चांद। 1964 में रिलीज हुई फिल्म आई मिलन की बेला में राजेंद्र कुमार के ऑपोजिट सायरा बानो नजर आई थीं। उस वक्त उनकी खूबसूरती के खासे चर्चे हुआ करते थे। कहते हैं खूबसूरत सायरा बानो को देख राजेंद्र कुमार भी अपना दिल हार बैठे थे। यहीं से सायरा बानो और राजेंद्र कुमार के रोमांस के चर्चे शुरू हुए। ओ सनम तेरे हो गए हूँ, प्यार में तेरे खो गए हूँ। पर विडंबना यह थी कि जुबली कुमार पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे। उधर नसीम बानो को भी अपनी बेटी की नादानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नसीम बानो को जब यह बात पता चली तो वह चिंतित हो गई। वजह यह थी कि एक तो राजेंद्र कुमार हिंदू थे, दूसरी बात यह कि वो शादीशुदा थे और 3 बच्चों के बाप भी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सायरा राजेंद्र कुमार से मिले, पर वो सायरा के करियर के कारण ऐसा नहीं कर पा रही थी। इस बीच सायरा राजेंद्र की जोड़ी 1966 में आई फिल्म अमन और 1968 में आने वाली फिल्म झुक गया आसमान की शूटिंग के दौरान खासी शोहरत बटोर रही थी। दोनों के प्यार के चर्चे जोर शोर से होने लगे थे। सायरा बानो उनके साथ शादी करने के सपने भी देखने लगी थी। कहते हैं राजेंद्र कुमार भी अपना घर छोड़ने को तैयार थे, लेकिन सायरा की मां नसीम को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने इस बात की चर्चा फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से की। सबने सायरा को शादीशुदा और बाल बच्चेदार राजेंद्र कुमार से दूर रहने के लिए प्यार से समझाया भी था। पर कहते हैं ना कि प्यार में डूबे इंसान को समझाना इतना आसान नहीं होता, तो सायरा नहीं मानी। हालांकि राजेंद्र कुमार को बात कुछ समझ में आ गई थी कि उनका घर परिवार है, सो वो खुद को सायरा से दूर करने लगे। कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं किसी दूसरे की जिंदगी जी रहा हूं। दोनों की दूरियों की खबरें भी आने लगी। किस्सा सायरा बानो के जन्मदिन का है। 23 अगस्त 1966 को सायरा बानो अपना 22वां जन्मदिन मना रही थी। कहते हैं दिलीप कुमार भी आमंत्रित थे, लेकिन उन्होंने पहले समारोह में शरीक न होने का खेद पत्र भिजवा दिया था। राजेंद्र कुमार से बढ़ती दूरियों के कारण सायरा खासी अपसेट थी। मामला तब और तूल पकड़ता दिखने लगा जब समारोह में राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए। अब तो सायरा मानो पागल ही हो गई थी और बुरी तरह रोने लगी। मामले की गंभीरता को भांपकर नसीम बानो ने दिलीप कुमार को फ़ोन किया और सिचुएशन संभालने की मिन्नतें करने लगीं। दिलीप साहब ना नहीं कह सके और सायरा के जन्मदिन पर दौड़े चले आए। पार्टी के खत्म होने के बाद रात में नसीम बानो ने दिलीप कुमार को सायरा बानो को समझाने को कहा। दिलीप साहब ने सायरा बानो से कहा कि वो राजेंद्र कुमार के साथ लव स्टोरी पर अपना स्टैंड क्लियर करें, उनसे रिलेशनशिप की बेवकूफ़ी भरी हरकतें न करें। दिलीप कुमार उन्हें देर तक समझाते रहे। सायरा मान तो गई, पर हैरत भरी शर्त के साथ। कहते हैं कि जब दिलीप कुमार ने सायरा को समझाया कि वो इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उनसे शादी करने को तैयार हो जाए, तो सायरा ने पलटकर पूछ लिया कि आप ही क्यों नहीं कर लेते। सायरा ने शर्त रखी कि अगर दिलीप कुमार उनसे शादी को राजी हो जाएं तो वो राजेंद्र कुमार का साथ छोड़ देंगी। आखिरकार दिलीप कुमार को सायरा बानो की जिद के आगे झुकना पड़ा। ये तो मेरी प्रार्थना का नतीजा है जो भगवान ने तुम्हारे मन में मुझसे शादी की बात डाल दी। हालांकि सायरा बानो ने अपने इंटरव्यू में इस चर्चा को गलत बताया था और कहा कि वास्तव में दिलीप साहब ने ही उन्हें प्रपोज किया था। बहरहाल
उसी साल 1966 में दोनों ही विवाह के बंधन में बंध गए। सायरा के जन्मदिन के 6 हफ्ते बाद सबको हैरान करने वाली खबर आई कि दोनों 2 अक्टूबर 1966 को मंगनी करने जा रहे हैं। सब हैरान थे कि आखिर सायरा बानो के जन्मदिन के महज 1.5-2 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि दिलीप कुमार मंगनी और फिर निकाह को राजी हो गए। बाद में पता चला कि दिलीप कुमार, जो फिल्म इंडस्ट्री के द मोस्ट एलिजिबल बैचलर से संबोधित किए जा रहे थे, उन्होंने विवाह के लिए हामी भर दी थी और इस तरह दिलीप कुमार अपनी दोस्त नसीम बानो के दामाद बन गए। दोनों की मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी भी थी और बाद के वर्षों में दोनों ने फिल्मों में साथ काम कर अपनी ऑन स्क्रीन जोड़ी भी बनाई। बीच के 1-2 वर्षों को छोड़ दिया जाए, जब दिलीप कुमार साहब ने आसमा नाम की एक महिला से शादी कर ली थी, तो कुल मिलाकर सायरा बानो के साथ उनके संबंधों को मोहब्बत की मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। दिलीप कुमार के आखिरी वक्त तक सायरा बानो ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। अगर आपको नसीम बानो और उनकी बेटी सायरा बानो व दिलीप कुमार से संबंधित कोई और जानकारी मालूम हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।